अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। पिछली क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन और कॉस्ट दोनों पकड़ लिया था सवाल में। लास्ट चीज है इसकी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल। इससे पहले जो कर रहे थे उसमें अगर रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, गेन है। इम्पेयरमेंट गेन है नहीं, कुछ भी नहीं। रिवर्सल ऑफ लॉस का मतलब कि पहले कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था, रिकवरेबल अमाउंट कम थी, उसके बाद किसी साल में ज्यादा हो गई, तो पहले तो हम रिकवरेबल के ज्यादा होने को लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन चूंकि एक बार डुबकी मारा है, अब जब ऊपर आएंगे वापस अब लिफ्ट कराएंगे। और इंपेयरमेंट गेन नहीं लिखा मैंने, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। यानी अगर पहले कभी इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था और फिर रिकवरेबल अमाउंट तक ज्यादा आ गई है, तो फिर जो पिछला लॉस चार्ज किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। ये टॉपिक है। इसमें पहले कुछ वही अंग्रेजी लिख लें, रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी हो सकता है। तो इंडिकेशंस लिख लें पहले, उन्हीं का उलट है एक्चुअली, वो जो पहले लिखवाई थी उन्हीं का उलट है। एक्सटर्नल लिखें पहले, एक्सटर्नल इंडिकेशन लिखवा रहा हूं। इंपेयरमेंट में क्या थी? और इंपेयरमेंट की इंडिकेशन में एक्सटर्नल कोई एक याद होगा, मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, अब क्या होगा? ज्यादा हो गई। लिखे नंबर 1, एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। पहले डाउन हो गई थी, अब है इंक्रीज। एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड। जब इंपेयरमेंट की इंडिकेशन थी तो उसमें था कि वैल्यू गिर गई है, अब है कि वैल्यू बढ़ गई है। तो फिर क्या है? बढ़ गई है तो बढ़ गई है। अब इसकी हो सकता है डिमांड बढ़ गई हो, फिर वैल्यू बढ़ गई है, तो हो सकता है रिकवरेबल ज्यादा आ जाए। दूसरा, वहां पर बात की थी कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो और उससे बुरा असर पड़े, अब है कि अच्छा असर पड़े। गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया, उससे हमारे पे अच्छा असर पड़ना शुरू हो गया। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद फेवरेबल इफेक्ट। तब एडवर्स इफेक्ट बताया था, अब फेवरेबल इफेक्ट। Significant changes with favorable effect on the entity. Changes किसमें? In technology, market, economy, जिनकी अंग्रेजी इधर उधर गिरी, दोबारा बता रहा हूं। Significant changes with favorable effect on the entity. किसमें? In technology, market, इकोनॉमी और लीगल इन्वायरमेंट।
तीसरी इंडिकेशन वहां क्या थी? इंटरेस्ट रेट्स की कोई बात क्या? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो उससे क्या हो रहा था? डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज कम आएगी, डिस्काउंट रेट बढ़ा होगा तो वैल्यू इन यूज कम आएगी, तो इसलिए वो एक इंडिकेशन थी कि रिकवरेबल शायद कम हो गई हो। अब इसका उलट कर लेते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव डिक्रीज्ड, कम हो गए। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव डिक्रीज्ड during the period to affect the discount rate used in calculation of value in use, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। चले एक्सटर्नल यही तीन है, अब इंटरनल लिखें। इंटरनल इंडिकेशन बता रहा हूं, किस बात की इंडिकेशन? क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सल। इंटरनल में नंबर 1 पहले था कि हमने एसिड का यूज चेंज किया, उससे बुरा असर पड़ा। अब एसिड का यूज चेंज किया होगा, उससे अच्छा असर पड़ा होगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद फेवरेबल इफेक्ट। इंटरनल लिखवा रहा हूं अब, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एंटिटी in the extent, इससे पहले क्या बोला था? हाँ, in the extent to which or manner in which the acid is used or is expected to be used। यानी हम जैसे एसिड को यूज करते थे उसमें अब हमने कुछ प्लान चेंज किया और उससे अब ज्यादा अच्छा असर पड़ा, ज्यादा फायदे मिलने शुरू हो गए। और दूसरी इंटरनल में दूसरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पहले क्या था कि जो सोचा था उससे खराब है, और अब अचानक पेपर पास होने शुरू हो गए, अब जो सोचा था उससे बेहतर हो गया। तो दूसरा लिखें, एविडेंस इज अवेलेबल that indicates that the economic performance of the acid is or will be better than expected। चले, इंडिकेशन नहीं है, ये थ्योरी वाला पार्ट था। अच्छा, पहले मैंने क्या बताया था कि जब एसिड को इंपेयर कर लेंगे तो एसिड कम हो जाएगा ना, कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी, कम होकर कहां तक गिर जाएगी? रिकवरेबल अमाउंट तक। तो अब जब लॉस रिवर्स करेंगे तो लॉस रिवर्स करने से कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी ना। तो जब रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती थी तो क्या करते थे? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा थी, कम थी, तो उसको डाउन कर देते थे। अब अगर कल को रिकवरेबल अमाउंट वापस ज्यादा हो जाती है, ऊपर जाने दे, जितना जाने। देखें, पहले रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा थी तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट कम थी तो लॉस था, और कैरिंग अमाउंट कम होके यहां तक पहुंच गई थी। इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया, कैरिंग अमाउंट कम होके यहां तक पहुंच गई। अब कल को रिकवरेबल फिर बढ़ गई है तो फिर ये सारा बढ़ा दे। कोई लिमिट होनी चाहिए ना, है ना? क्यों जरूरी है लिमिट? क्योंकि हमने लॉस रिवर्स करना है, गेन नहीं बना देना। तो इसके लिए एक अपर लिमिट होनी चाहिए, एक छत होनी चाहिए, अपर लिमिट
फॉर रिवर्सल ऑफ लॉस। लॉस रिवर्स करने की एक अपर लिमिट होनी चाहिए। एक मैं लिखवा देता हूं इस लिमिट की ऑफिशियल अंग्रेजी, और फिर एक और तरीका बता दूंगा जो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो उससे भी काम चल सकता है। पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल अंग्रेजी भी बता देता हूं और फिर एक और तरीका भी बता देता हूं, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा सिर्फ। पहले इसकी ऑफिशियल अंग्रेजी लिखें, और ये अंग्रेजी लिख लें, ये सवाल के साथ समझाता हूं। ये अपर लिमिट वाली बात आई समझ के, जब कल को रिकवरेबल ज्यादा होगी तो हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट को, लेकिन एक छत से ऊपर नहीं जाने देना, ये एक अपर लिमिट है। लिखिए अंग्रेजी, while reversing impairment loss, increased carrying amount of asset। अच्छा, ये इंक्रीज क्यों हो रही है? लॉस रिवर्स कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। इंक्रीज कैरिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड, यानी एक लिमिट लग गई, शैल नॉट एक्सीड the carrying amount, shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss। दोबारा अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, while reversing impairment loss, increased carrying amount of asset shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been नहीं मिस्टर बीन वाला नहीं, 2 ई वाला, been recognized for the asset in prior years। जिनके अल्फाज इधर उधर गिर गए दोबारा बता रहा हूं, while reversing impairment loss, increased carrying amount of asset shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset in prior years। समझ आ रहा है इसका मतलब? ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ये ना हुआ होता तो फिर जो होता, तो फिर जो होता, फिर वो होता, फिर क्या होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका मतलब है कि अगर इंपेयरमेंट लॉस चार्ज ना करते तो जो कैरिंग अमाउंट आ रही होती वो छत है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, उसके कुछ अर्से बाद ये डेप्रिशिएट होकर कम भी तो हो गई होती, तो उससे ऊपर नहीं जाना। वो सवाल कराता हूं ना, फिर दिखाता हूं। अच्छा, ये ऑफिशियल अंग्रेजी है और करना भी ऐसे ही होता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना, और खासतौर पे रिवैल्यूएशन मॉडल, तो ये जो अंग्रेजी बताई है बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो मैं आपको ना एक स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए शॉर्टकट भी बता रहा हूं, क्योंकि पहले इस तरह का काम किया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, अपने साथ में खुद ही लिख लें। एक शॉर्टकट बताने लगा जो इस अंग्रेजी का अल्टरनेटिव है, लेकिन ये सिर्फ तब लगेगा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये मेथड शॉर्टकट नहीं लगेगा। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, किस बात का? नहीं, ये जो पहले बात बताई है इसके लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं, और ये शॉर्टकट सिर्फ तब लगेगा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो। किस बात का शॉर्टकट? जो ऊपर अंग्रेजी बताई है जी। दोबारा क्या, शुरू से? शॉर्टकट वाली तो मैंने भी लाइन बताई नहीं है। नहीं, उससे पहले क्या बहुत कुछ बताया मैंने, कोई अंग्रेजी, ये जो भी अंग्रेजी लिखवाई थी वो लिख ली। ये जो अंग्रेजी है ये ऑफिशियल तरीका है, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये जो ऑफिशियल अंग्रेजी लिखवाई है इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं। इस ऑफिशियल अंग्रेजी का मकसद क्या है? इस ऑफिशियल अंग्रेजी से क्या पता चलेगा? अपर लिमिट, लॉस रिवर्स करते हुए एसेट को इससे ऊपर नहीं बढ़ा देना। शॉर्टकट ये बता रहा हूं, उससे पहले आपको रिकॉल करा देता हूं। जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड के बाद दोबारा अपवर्ड पे जाते थे तो कितना पीएनएल में क्रेडिट करते थे? वो जो पीएनएल वाले कॉलम था, लॉस नेट ऑफ नहीं अंडरचार्ज डेप्रिसिएशन, और वो अंडरचार्ज डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट था कि लॉस की अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे बांटते हैं। हाँ, तो ये वही चीज बता रहा हूं। अरे नहीं, पहले सवाल के साथ सिखा देता हूं,
फिर आपको ना जो जज्बात हैं उनको अल्फाज मिल जाएंगे, फिर अभी आपके जज्बात को अल्फाज नहीं मिल सकेंगे। पहले मैं एक सवाल करवा देता हूँ, उसके बाद ये शॉर्टकट लिख लेना। कितनी लाइनें लगेंगी? मैंने बताया कि जो लॉस हुआ था उस लॉस को हमने अंडरग्राड रेफरेंस से ऐड करके लिखना है, और वो अंडरग्राड रेफरेंस कैसे निकालनी, लॉस की अमाउंट को एमएनएल फिर पढ़ना है, फिर देखना कितने साल गुजर चुके थे, उसके बाद वो अमाउंट निकलेगी। कितनी लाइनें लगेंगी? इसका सवाल क्या 4-5 लाइनें लग जाएंगी, इसलिए लग जाएंगी। चले लॉस रिवर्सल है तो इसलिए इसकी काउंटिंग क्या होगी? जो पहले की थी उसका रिवर्स, जो पहले लिखी थी उसका उलट है बिल्कुल। तो पहले मैंने एक शाफ्ट बनाई थी, कॉस्ट मॉडल है तो क्या रिवैल्यूएशन है, तो उलट कर दें, इधर रिवैल्यूएशन लिख दो तो कॉस्ट लिख दो। यहाँ क्या एंट्री की थी? पेमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, तो अब हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेबिट। अच्छा, वैसे जब थ्योरेटिकली बात हो रही है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, वो तो मैंने आपको सवाल के लिए टिप बताई थी कि जब I-36 का सवाल है तो उसमें आप लोग ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का अलग अकाउंट बनाने की बजाय एक कंबाइंड ही बनाए। और ये इसलिए भी बताया था कि जब आपको मैं दोबारा से स्केड्यूल पे लाऊंगा ना, जब हम लोगों ने एसेट स्केड्यूल दोबारा पढ़ना है 4 IAS के बाद, तो वहां भी देखेंगे आप तो मैंने कंबाइंड ही बनाया हुआ होगा। इसलिए एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थ्योरेटिकली स्पीकिंग अलग अलग हैं, लेकिन सवाल करते हुए इनको इकट्ठे ही रखेंगे। और यहां पर क्या बन जाएगी? एक्यूमुलेटेड तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट के लिए पहला नंबर P&L को, फिर दूसरा नंबर रिवैल्यूएशन। क्योंकि अब लॉस रिवर्स हो रहा है तो ये गेन जैसी बात है ना, लॉस का रिवर्स होना मतलब वैल्यू का बढ़ाना। तो जब हम वैल्यू बढ़ाते थे रिवैल्यूएशन करते हुए तो पहला क्रेडिट इधर जाता है P&L, तो वही बात लिखी है। किसमें? अच्छा, ये वाली बात ना फिर सुनिए मेरी। मैंने कहा है कि जब हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे होंगे ना, तो जब सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात की थी तो एंट्री क्या की थी? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब इंपेयरमेंट की बात की है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं, लेकिन सवाल में आसानी होगी आपको अगर आप इन दोनों एक्यूमुलेटेड को इकट्ठे चलाएं। तो सवाल की टिप बताई थी कि चाहे डेप्रिसिएशन की एंट्री करना, चाहे इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस नाम इस्तेमाल करना। अगर ऐसा ना करें ना, तो जब इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है तो फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ जाती है एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की आपस में। उस मुश्किल में पड़ने की बजाय मैंने कहा कि आप इसका अकाउंट कंबाइंड बना लें। वैसे डिस्कस कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन पढ़ाते हुए डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कराई थी। इंपेयरमेंट लॉस पढ़ाते हुए इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करवाया। सवाल की टिप है कि कंबाइंड चला लेना। चलें जी, सवाल लिखें। ये अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई पूरी, इनफैक्ट बताने वाली बातें पूरी हो गई। अब आपको कॉस्ट मॉडल की प्रैक्टिस का सवाल करा देता हूं, और एक खुद बना के और साथ एक पास पेपर करा देता हूं। कल फिर मैं रिवैल्यूएशन वाला रिवर्सल करा के फिर बहुत है, फिर I-36 मोर देन सफिशिएंट। चलें अब लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ प्लांट 560,000। प्लांट की कॉस्ट 560, 5,60,000। यूजफुल लाइफ 8 years, 8 साल। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज,
1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018. Asset was tested for impairment. Asset was tested for impairment as follows. As follows. अच्छा, एज फॉलोज में ना 3 चीजें बताऊंगा: डेट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज. डेट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज. खरीदा कब था? 31 दिसंबर 19. 31 दिसंबर 19. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 360,000. 360, 3,60,000. और वैल्यू इन यूज 390,000. 390. अगली डेट लिखें 2 साल बाद की, 31 दिसंबर 21. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं पता. और वैल्यू इन यूज 312,000. 312,000 मुझसे रिक्वायर्ड है. सारी जनरल एंट्रीज खरीदने से लेके 31 दिसंबर 22 तक, 31 दिसंबर 22 तक. जी जी. अकाउंटिंग है जनवरी से दिसंबर. अच्छा, इसमें कहीं कहा है कि एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे, तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मॉडल पे ही है. एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं. मैं पहले ना आपको टेबुलर वर्किंग कर देता हूं. जो इस एसेट की नेट बुक वैल्यू है, जिस तरह पहले रिवैल्यूएशन में टेबुलर वर्किंग करते थे, यहां भी कर लेंगे. और साथ ये फिगर इसलिए बना रहा हूं, नहीं कॉस्ट मॉडल नहीं, इग्नोरिंग इम्पेयरमेंट. बात कॉस्ट मॉडल की नहीं है, बात यह है कि इम्पेयरमेंट ना होती तो क्या होता. इस सवाल में है ही कॉस्ट मॉडल, तो ये भी कॉस्ट मॉडल है, ये भी कॉस्ट मॉडल, लेकिन ये कैलकुलेशन में बना रहा हूं इग्नोरिंग इम्पेयरमेंट, जो अंग्रेजी लिखवाई थी. तो सबसे पहले क्या हुआ? 1 जनवरी 18, कॉस्ट कितनी? 560. फिर 31 दिसंबर 18 पे डेप्रिसिएशन. इस 560 के पास जिंदगी थी 8, 490. फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब हुई है? 19. तो इसका मतलब 1 साल और गुजरेगा, 70, 420. अब हुई है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग 31 दिसंबर 19 को. कैरिंग अमाउंट कितनी? 420. रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 390. तो कितना लॉस हो गया? 30. इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 30 का. 390 इम्पेयर हो गया, तो एसेट पर गिर के पहुंच गया रिकवरेबल अमाउंट तक. फिर इसके बाद 31 दिसंबर 20. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस पे, क्योंकि एसेट को कम कर दिया ना, जहां तक पहुंच गया. तो अब इस 390 के पास जिंदगी रह गई हुई है 1, 2 साल गुजर गए, 6 रह गए, 65, 325. अगली इम्पेयरमेंट 31 दिसंबर 21. तो फिर डेप्रिसिएशन पहले और चार्ज होगी 65 जी, 260. 31 दिसंबर 21 पे कैरिंग अमाउंट कितनी? कैरिंग अमाउंट 260. रिकवरेबल अमाउंट 312.
कितना डिफरेंस है? इंपेयरमेंट तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन डिफरेंस है 52। अब हमने ना चूंकि पहले लॉस चार्ज किया था, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम ये 52 जो कि बजाय नजर आ रहा नहीं कर सकते, लेकिन कितना कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए एक अपर लिमिट चेक करनी पड़ेगी। और वो अपर लिमिट क्या थी? वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ना होती। ये कॉलम मैंने इसलिए बनाया था, लेकिन ये लाइनें यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 420 से चला लेता हूं। ये मैंने इग्नोर इंपेयरमेंट। जब इग्नोर इंपेयरमेंट तो डेप्रिसिएशन भी फिर 70 ही रहती, फिर 70 होती 280। इसका मतलब हम 280 से ऊपर नहीं ले जा सकते उसको। हमारे पास जो अपर लिमिट आ गई वो 280 आ गई। इस एसेट की कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट बढ़ने से पता चल रहा है कि हमें लॉस को रिवर्स करना है। अगर ये इस तरह मुश्किल लग रहा है ना, तो उसको आप ऐसे लिख लें। ये मेरे ख्याल में शायद आपको ज्यादा आसान लगेगा जो अब लिखने लगा हूं। कैरिंग अमाउंट कितनी है अभी? 260। बल्कि ठीक है, ऐसे ही लिख लें। रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 312। तो यहां से यहां तक हम जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन लिमिट क्या लग गई? 280। तो 280 से ऊपर नहीं जा सकता। तो कितना ऊपर जा सकता है? 20। तो 20 का लॉस रिवर्स होगा। ठीक है, ये लिमिट है। और अगर रिकवरेबल 272 होती तो ठीक है, पहुंच जाते 272 तक। ज्यादा ऊपर निकल गया ना, ये छत है, इससे हम ऊपर नहीं ले जा सकते लॉस रिवर्स करके। तो 280 तक ला सकते हैं। तो इस 280 तक लाने का मतलब है कि लॉस रिवर्सल होगा फिर 20 का। ये ऐसे ही लिखना, ठीक है। आप बिल्कुल वर्किंग ऐसे ना करें, ऐसे करें, बिल्कुल ठीक है कि आप कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का मुकाबला कराएं, लेकिन साथ एक लिमिट चेक कर लें। अगर लिमिट से ऊपर जाना बन रहा है तो नहीं, यहां तक रुक जाएंगे। तो लॉस रिवर्सल हो जाएगा 20 का। और फिर 31 दिसंबर 22। 280 के पास कितनी जिंदगी रह गई? 1 2 3 4 गुजर गए। 4 70। तो चूंकि सारा लॉस रिवर्स हो गया, वापस छत तक पहुंच गया ना, तो फिर से वो 70 शुरू हो गया। आ गया क्या? 30 से होती? नहीं 30 तो नहीं है बेटे। अगर रिकवरेबल अमाउंट ये 280 की जगह आप कह रही हैं 280, ठीक है। अब अगर जब हम इसको अपवर्ड नई रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, अगर रिकवरेबल अमाउंट ही 275 होती तो हम 15 का लॉस रिवर्स करते। कैरिंग अमाउंट को जब लॉस रिवर्स करना है तो बढ़ा के रिकवरेबल तक पहुंचाना है, लेकिन अगर रास्ते में लिमिट आ गई तो बस इस लिमिट पर रुक जाना है, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। अब इस कैलकुलेशन के अंदर 30 तो मैं कहीं यूज नहीं कर रहा। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ये लिमिट की अमाउंट 295 निकल रही होती? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये लॉस ना होता तो फिर भी ऐसे डेप्रिशिएट तो होता ना। तो वो डेप्रिशिएट होता होता ये कैसे हो सकता था कि वो 295 100 तक 300 तक पहुंच जाता? तो ये हो ही नहीं सकता कि इस लिमिट तक का फासला इस 30 से ज्यादा नहीं हो ही नहीं सकता। एंट्रीज जबानी बोल रहा हूं, चल लीजिएगा साथ साथ, करेगा लिखिए। नोटेड। एंट्रीज बता रहा हूं, यहां तक की एंट्रीज बताऊं, शर्म भी नहीं आएगी सुनते हुए। 1 जनवरी 18,
एसेट का नाम क्या था या उस एसेट का था? प्लांट, प्लांट मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तीन एंट्रीज बोली है मैंने। पहली कही है 1 जनवरी 18 प्लांट मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, 31 दिसंबर 19 सेम 70 से। 31 दिसंबर 19 ये नीली वाली इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कितने से? 30 से। फिर 20 और 21 डेप्रिसिएशन की एंट्री 65 65। दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और ये 20 की एंट्री 31 दिसंबर 21 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 20। और लास्ट 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन की एंट्री। चलिए अब शॉर्टकट बताता हूँ। हाँ जी, चलिए इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। लॉस कितना हुआ था? ये जो वर्किंग 1.1 में ये हरी हरी वर्किंग की है ना, ये अपर लिमिट जो पहले 280 निकाला इस कॉलम से और फिर ये इस तरह से बना के ये लिमिट लगा के इसका डिफरेंस 20 निकाला। इसका एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं। किसका अल्टरनेटिव? ये यहां से लेके यहां तक, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं। लॉस कितना हुआ था? 30। इस 30 से आगे इस 30 को डेप्रिशिएट करके पहुंचे कि अब 31 दिसंबर 21 तक ये लॉस कितना रह गया होगा। इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं। लॉस है, इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई थी जी? 6 ना? कितना अर्सा गुजर गया? जितना लॉस हुआ था उस लॉस की फिगर को डेप्रिशिएट करके यहां तक पहुंचे। ये मैक्सिमम लॉस रिवर्सल है। नहीं, अभी अपर लिमिट नहीं है। ये फासला है अभी। वो ये छत थी, ये फासला निकला, यानी मैक्सिमम इतना लॉस रिवर्स हो सकता है। 52 नहीं करेंगे हम, 20 करेंगे। दोबारा, जितना लॉस चार्ज हुआ था उस लॉस की फिगर को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। 2 साल गुजर गए थे ना, तो 2 साल के बाद कितना रह गया? ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस जो रिवर्स हो सकती है। तो फिर इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं समझाया शॉर्टकट? इस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है। जैसे रिवैल्यूएशन वाला टेबल बनाते थे तो उसमें एक्स्ट्रा डेप्शन और अंडर चार्ज डेप्शन नहीं निकालते थे रिमेनिंग पे बांट के, ये वो बात कर रहा हूं। यानी इस फिगर को आप रिमेनिंग पे डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये अंडर चार्ज डेप्शन आ जाएगी। इससे नेट करके ये अमाउंट है जो मैक्सिमम लॉस की रिवर्सल हो सकती है। ये बिल्कुल वही काम किया जो रिवैल्यूएशन के टेबल में भी कर रहे होते थे। पीएनएल वाले कॉलम में अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन निकालने का शॉर्टकट क्या बताया? सरप्लस और लॉस वाले कॉलम में जितना बैलेंस आ रहा है उसको रिमेनिंग पे डिवाइड कर लेना। ये वही किया मैंने। अगर लॉस की अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लें, अच्छा लॉस डेप्रिशिएट कैसे होगा भाई? इस फिगर को डेप्रिशिएट कर लें जैसे डेप्शन चार्ज करते हैं, और फिर देखें अब 31 दिसंबर 21 तक ये कितना रह गया होता।
ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस है जो रिवर्स हो सकता है। अगर नहीं पसंद आ रहा शॉर्टकट तो दफा करें। तो वो जो आपने 6-7 लाइनें लिखनी थी वो अब अपने आप को समझाने के लिए कुछ भी लिखी। हाँ 2 साल गुजर गए ना लॉस के बाद, 2 दफा अंडरचार्ज ऑप्शन आई है। जो इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल को चार्ज हुआ था उसको नेट ऑफ डेबिट 2 साल गुजर गया ना, 2019 में हुआ था। अगली इंपेयरमेंट टेस्टिंग 21 के एंड पे हो रही है, तो 20 और 21 2 साल गुजर गए हैं। जितना लॉस चार्ज किया था इसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी इसको रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट कर लें, तो जितना अभी बच गया होता वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस जो रिवर्स हो सकता है। दो साल गुजर गए नहीं, अच्छा वो जो इससे पहले भी कभी लॉस हुआ था उसको तब से डेप्रिशिएट करते हैं। जैसा रिवैल्यूएशन वाले टेबल के अंदर हम लॉस का कॉलम नहीं चला सकते, ये उस तरह की बात की है। अच्छा शॉर्टकट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो दफा करें शॉर्टकट को, फाड़ दे पेज लिख लिया तो फिर जब पहले हुआ होता उसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहे होते और जो बाद में दोबारा हुआ होता उसको भी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहे होते, दोनों को मिला के जितना आ रहा होता वो मैक्सिमम टू बी रिवर्स है। अगर इससे पहले भी कभी लॉस हुआ होता 2017 में, उसको 17 से लेके 18, 19, 20, 21 तक फिर ये हुआ था, फिर इसको भी लेके आते, दोनों को मिला लेते, ये वो अमाउंट होती जो रिवर्स हो सकती है। अच्छा स्प्रिंग 23 का सवाल तो मुझे लगता है आपकी बुक में शायद प्रिंटेड नहीं है, वो मैंने सुबह कहीं ग्रुप में शेयर करवाया था, देखिए हुआ शेयर नहीं? स्प्रिंग 23 चलें किसी ने डाउनलोड करके रखा हुआ तो वो ग्रुप में शेयर कर दें। स्प्रिंग 23 एक मिनट से मैं टीए को कह दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो हैं आईके की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। स्प्रिंग 23 वाला पेपर, स्प्रिंग 23 वाला पेपर। अगर किसी के पास था मैंने कहा वो कर दे शेयर ग्रुप में, ग्रुप में शेयर हो गया। चले फिर इसमें पढ़ लें स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है। शाहीन आप हैं ग्रुप में? एच का कौन है ग्रुप में? नहीं है वो देखो ना बेटा जो ग्रुप है जो अंबर ने बनाया हुआ है, अभी तो भेजा इसमें। हाँ जी पहुंच गया, ओहो तो पढ़ना पड़ेगा। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का, स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था 4 स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें बहुत ही ट्रिकी, बहुत जबरदस्त मजे का ट्रिकी डाटा दिया हुआ है और कौम उस वक्त गुमराह हुई होगी। सवाल पढ़ने में करता हूं। जी जी बिल्कुल, सवाल कहां है पढ़ने को? स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल है।
आपकी हंसी की शक्लों से लग रहा है कि सवाल आपने पढ़ लिया है और खुशी खुशी आपस में डिस्कस कर रहे हैं सवाल। सवाल की रिक्वायरमेंट, कैरिंग वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 31 दिसंबर 21 पे एंड 31 दिसंबर 22 पे। तो ये तो कैरिंग अमाउंट पूछी है, तो I36 कहां से आ गया? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, ठीक है, तो ये तो कैरिंग अमाउंट पूछी हुई है बस, इम्पेयरमेंट के बाद वाली, या अगर लॉस रिवर्स हो रहा है तो लॉस रिवर्स करने के बाद वाली। और किस साल में हो रही है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग? 21 और दोनों में हो रही है, दोनों में। ये जो टेबल के ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, SL carried out impairment testing of plant on 31 दिसंबर 21 and also on 31 दिसंबर 22। तो दो दफा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है, तभी तो लॉस और रिवर्सल आएगा। दो दफा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है। लेकिन इस सवाल में एक मजे का ट्रिकी डेटा ये था कि ये जो 21 और 22 के कैश फ्लोज दिए हुए, तो बाकी सालों के कितने हैं? जरूरत ही नहीं। हाँ जी, रिमेनिंग लाइफ तो 4 साल का ही है ना, तो फिर ये 21 और 22 के दिए हैं बस, बाकी कितने? वही कौन? हाँ, तो अगर एनुअली कहना था तो फिर 21 22 के दो कॉलम बनाने की क्या जरूरत है? यही वो ट्रिकी चीज है जो बता धोखा खा रही है कौन। मैंने पूछा है कि अच्छा, बल्कि चले पहले एक और चीज बता दो। मैंने ना एस्टीमेट चेंज पढ़ाया था, बहुत पुरानी बात है, और तब कुछ जगह छुड़वाई थी कि आपको मैं कुछ एग्जाम टिप्स लिखाऊंगा। लेक्चर पता नहीं कौन सा, जी IS 16 IS 16 में एस्टीमेट चेंज किया था जब, तो एस्टीमेट चेंज के बाद कुछ एग्जाम नोट्स कहे थे, जिनमें से एक उसी दिन लिखवा दिया था और एक बाद में एक सवाल करवाते हुए लिखवाया था। एक पॉइंट यहां और लिखवाने लगा हूं और बस फिर ये जो जगह छोड़ी थी ये काफी है। अच्छा, ये पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये उम्मीद तो थी कि मैं सवाल करवा पाऊंगा, नहीं करवा सका। अच्छे बच्चे, अच्छे वाले जो बच्चे हैं, वो ये वाला सवाल ना होमवर्क ट्राई करके आना है, ट्राई जरूर करना। सवाल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करना। एस्टीमेट चेंज में जगह छुड़वाई थी, पहुंचे ना। दो बातें बताई थी पहले, दोनों रिपीट कर देता हूं। एक बात मैंने ये की थी कि अगर एसेट में कोई फिजिकल डैमेज की वजह से चेंज है, एस्टीमेट चेंज किसी फिजिकल डैमेज की वजह से हो रहा है, तो फिर ये डेट स्पेसिफिक चीज थी और इस दिन से पहले पुरानी रेफरेंस और इस दिन के बाद नई रेफरेंस। अगली बात ये बताई थी कि फिजिकल डैमेज नहीं है और इंफॉर्मेशन बेशक ईयर एंड कह के लिखी हो, लेकिन वो ईयर एंड भी कह के इसलिए लिखी होगी क्योंकि मैनेजमेंट रोज रोज थोड़ी मीटिंग करके डिस्कस करते होंगे क्या हायर एडेप्शन कैसे चार्ज करनी चाहिए, ये साल के एंड पे सोचते होंगे। तो बेशक साल के एंड की डेट डाल के या ईयर एंड कह के एस्टीमेट चेंज का बताया है, फिर भी उस पूरे साल पे न्यू एस्टीमेट की डेप्शन लगाएंगे। यहां तक मैंने बात बताई थी। अब उसी में ना मजीद इजाफा कर रहा हूं, यानी तीसरा पॉइंट लिख लेना, समझा देता हूं। एक एसेट की लाइफ, ये मैं आपको जो तीसरा पॉइंट कह रहा हूं लिखने को वो समझा रहा हूं, थोड़ा सा गहरा है, कोशिश करते हैं। एसेट की लाइफ का एस्टीमेट था 7 साल। अब अगर सवाल में लिखा मिले कि ड्यूरिंग 2023 ड्यूरिंग एस्टीमेट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, इंक्रीज्ड बाय ड्यूरिंग 2023 ड्यूरिंग, तो 2023 की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट वाली पुरानी एस्टीमेट वाली? नए एस्टीमेट वाली, और डिवाइडेड बाय कितने साल करेंगे? ड्यूरिंग 2023 एस्टीमेट चेंज हुआ और लाइफ इंक्रीज्ड बाय 1 साल हो गई, तो 2023 की डेप्रिसिएशन न्यू या पुरानी? न्यू। क्या करेंगे? नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, 5 रहते थे, 1 बढ़ गया तो 6। अगर सवाल में लिखा हो
कि एट 31 दिसंबर 23 मैनेजमेंट डिसाइडेड टू चेंज द एस्टीमेट एंड लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो भी ऐसे ही होगा। ये मैंने पिछली वाली बात ही की मिसाल दोबारा बताई है कि चाहे ड्यूरिंग द ईयर 23 कहा हो, चाहे 31 दिसंबर 23 की डेट डाल के कहा हो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया एस्टीमेट चेंज करना और लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो ये करना था। ये मैंने पिछली बात ही की मिसाल दोबारा बताई है जी। ये मैंने पिछली बात ही दोबारा बताई है, एक बार और नहीं ब्रैंडन बता दो। ड्यूरिंग 2023 ड्यूरिंग एस्टीमेट चेंज हो गया, लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो 2023 की डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि 2 साल चार्ज हो चुकी थी, 23 की तो हमने करनी थी, तो बाकी 5 रहते थे, एक बढ़ गया तो डेढ़ में 6। अब चाहे वो ड्यूरिंग 2023 लिखा होता, चाहे ये लिखा होता कि एज एट 31 दिसंबर 23 मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड या मैनेजमेंट हैज रीअसेस्ड, तो चाहे ड्यूरिंग द ईयर का वर्ड हो, चाहे ईयर एंड की डेट डाल के कहा हो, उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट पे होगी। लेकिन अगर फिजिकल डैमेज है तो फिर उस दिन ऑनवर्ड चलना है, ठीक है ना। यहां तक मैं पुरानी बातें बार बार बोल रहा हूं, अब नई बात इसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी यही कहानी, चाहे ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, चाहे ईयर एंड की डेट लिखा हो, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी जगह एक और शक्ल ये दी हो सकती थी कि 31 दिसंबर 23 को नाउ रिमेनिंग लाइफ इज 5 साल। रिमेनिंग लाइफ ईयर एंड की डेट डाल के आपको रिमेनिंग लाइफ का टिकट बता दिया, ईयर एंड की डेट डाल के, ड्यूरिंग द ईयर नहीं, ईयर एंड की डेट डाल के अब आपको रिमेनिंग लाइफ का टिकट बता दिया 31 दिसंबर की डेट डाल के। अच्छा मुझे असल में मुश्किल ये लग रही है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप इसको ना लिखेंगे किस तरह, समझा तो चलो मैं दूं, लेकिन मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि आप फिर जिस तरह भी अपने आप को समझाना चाहें। 31 दिसंबर 13 की डेट डाल के लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय की बजाय लाइफ रह कितनी गई ये बता दो। अब इसमें पॉइंट ये बताना है कि ये 5 सवाल वाला इस दिन से ऑनवर्ड बता रहा है, एस्टीमेट चेंज डे स्पेसिफिक है ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सवाल वाला अब ये जो नंबर बता रहा है ना, ये इससे ऑनवर्ड नंबर बता रहा है। लेकिन चूंकि हमने 23 में ही नया एस्टीमेट डेप्रिसिएशन लगानी है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए 6। क्यों? क्योंकि यहां से ऑनवर्ड 5 है, तो ये तो है ना, ये तो हमने करना है डेप्रिसिएट, ये भी साथ में मिलाना पड़ेगा। क्या बात, ऊपर ही चला रहा हूं ना। अच्छा चलिए शायद थोड़ा बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको 31 दिसंबर यानी ईयर एंड की डेट डाल के रिमेनिंग लाइफ का डिजिट बता दिया, रिमेनिंग लाइफ का डिजिट बता दिया, तब भी इसी साल पे ही नया एस्टीमेट लगेगा। लेकिन अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए इसमें एक करंट ईयर वाला भी मिला लें। कैसे बताऊं यार, क्योंकि एस्टीमेट चेंज हमने 2023 में करना है, 2023 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 23 भी शामिल करेंगे और साथ में रिमेनिंग को भी शामिल कर लेंगे, तो 6 बन जाएंगे। नहीं अभी भी नहीं, चले इससे पहले कि दिमाग से निकले कुछ ना कुछ समझा लें अपने आप। ये सवाल आप ट्राई कर लेंगे तो अच्छी बात है, कल टाइम कम लगेगा और फिर एक प्रॉपर रिवेलेशन का सवाल करा सकूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।